Uh, 1 Newton is equal to how many dynes? So it's 10 to the power of 5. Would anyone like to answer why it's 10 to the power of 5? सर ये सीजीएस सिस्टम में है ना, तो जब एमकेएस को सीजीएस में करते हैं तो ये 10⁵ ही आता है। 1 kg 10⁵ और 1 मीटर 10⁵2 सेंटीमीटर। जी जी बिल्कुल, एमकेएस से सीजीएस में जाएंगे तो जब आप मीटर की जगह सेंटीमीटर करेंगे तो आपके पास 10 की पावर 2 आएगा, और किलोग्राम की जगह ग्राम में जाएंगे तो 1000 आएगा। सो 1000 into 100 will be 10 to the power of 5. So this is how this question। इसी तरह अर्ज आ जाए तो उसको भी आप रेलेवेंट पैरामीटर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेमी सर्कल हैज हाउ मेनी रेडियंस? हमने पढ़ा कि एक जो सर्कल है उसमें 2 पाई रेडियंस होते हैं। सेमी सर्कल से मुराद है हाफ सर्कल, सो इट्स पाई रेडियंस। बाकी आप फॉर्मूला लगा के थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर, एस की जगह आ जाएगा पाई और नीचे पाई आर और नीचे आर 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 से कट जाएगा और आपके पास पाई आंसर आ जाएगा। ओके, सो थर्ड, इस पे काफी डिस्कशन हो चुकी है। सो वेक्टर इज मल्टीप्लाई बाय द स्ट्रेन एस, द रिजल्टेंट vector will have dimension of SA, constant into vector। Question 4, when magnitude of dot product and cross products are y and x respectively, so dot के लिए है आपके पास y और cross के लिए है आपके पास x, तो sin theta will be equal to x, dot cos theta will be equal to y, और sin over cos होता है आपके पास tan। सो साइन आपका बेसिकली x है, तो x ऊपर आएगा y नीचे आएगा, सो इट्स tan इनवर्स। इसको आर्क tan लिखा जाता है यूजुअली, क्योंकि tan इनवर्स टाइप करना इजी नहीं होता। ओके, a vector can be split into dash rectangular components in a plane, so it can be split into as many, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कुछ रिस्ट्रिक्शन है कि वो रेक्टेंगुलर हो, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाते हो और प्लेन में हो, सो लिहाजा इसका आंसर 2 आएगा। अगर हम इसे स्पेस सर 2 में, क्यों आएगा यहाँ पे सर? 3 आना चाहिए था। प्लेन से क्या मुराद होता है? प्लेन में तो 2 ही होंगे, वो स्पेस में 3 होंगे। तो हम लोग जो वेक्टर्स लेते हैं अमूमन a = i + j + k, वो सारे स्पेस में होते हैं। अच्छा, जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल के जस्ट ट्राई टू कीप इट इन अ वे कि सर ये क्वेश्चन इस तरह क्यों है, अदर देन के इसका ये नहीं आता यही आएगा। सो ट्राई टू कि वो उस तरह की जस्ट रहे ना कि हम उसे एक अच्छी प्रोडक्टिव डिबेट रख सकते हैं। दूसरा, ये प्लेन है, प्लेन से मुराद अगर आप देखें, आप प्लेन की बात करते हैं एक्स वाई, वाई जी जेड एक्स, मतलब दो एक्सिस के दरमियान जो एरिया होगा दैट इज नोन एज अ प्लेन। तो जब है ही दो वेक्टर्स तो आपके पास सिर्फ दो ही कंपोनेंट्स आ सकते हैं। स्पेस से मुराद है 3D। तो जब आप एक वेक्टर को लिखते हैं AXI या मे बी 3i + 4j, तो ये XY प्लेन में है, 3i + 4j + 5k, तो ये स्पेस में चला जाएगा विच इज 3D। तो सर इसका मतलब है जो हम कोप्लेनर वेक्टर्स लेते हैं वो हम लोग दो प्लेन एक दो है ना उसके कंपोनेंट, हम उसको दो में रख देंगे। कोप्लेनर वाले केस में वो प्लेन बता रहा है। जी जी, कोप्लेनर से मुराद दो में ही है, उसमें आई जे के कंपोनेंट नहीं आएंगे, सिर्फ दो आएंगे, आई या जे या के। कोप्लेनर से मुराद है जिनका प्लेन सेम हो, वो तो आपने दो। कहा प्लेन में दो एक्सिस आएंगे। जी जी, मैंने ये दरअसल कहा है कि कोप्लेनर से क्या दो चीजों का होगा ना कंपैरिजन कि अच्छा ये दो वेक्टर्स हैं, ये कोप्लेनर है, तो उस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि वो एक्स वाई होगा तो दूसरा भी एक्स वाई में होगा, एक वाई जी में होगा तो दूसरा भी वाई जी में होगा। कोप्लेनर सेम प्लेन में होना, को मीन सेम। ओके, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो नो प्रॉब्लम, हमारे पास डिस्कशन ग्रुप है, आप जस्ट उसमें भेजें कि ये चीज़ ऐसे यहाँ पे लिखी हुई है, आपने इसको मेरे ख्याल में गलत कहा है, तो उसको हम फिर डिस्कस कर सकते हैं। देयर इज नो सर प्रॉब्लम। वो जो नॉन कोप्लेनर वाला डिस्कस हुआ था तो वो फिर कंफर्म है कि 3 ही नॉन कोप्लेनर मिनिमम फोर्सेस चाहिए जिनका सम 0 के इक्वल आता है।
नहीं, उसको- अगर काफी सर वाला केस लिया जाए ना कि 2 आएंगे, प्लेन हमने 2 में लेना है, तो फिर वो केस गलत हो जाता है। अगर 3 लेना है IJK वाला, तो फिर वो केस सही होता है। नॉन कोप्लेनर की बात कर रही हूँ। नॉन कोप्लेनर वो भी सर डिबेटेबल है, उस पर हमने डिस्कस किया है। सर शहजाद ने बिल्कुल सही आर्गूमेंट्स दिए हैं, लेकिन सारी बात अगर वो लिटरेचर में 4 मौजूद है तो उसको अगर हमने 3 करना है, सो वी नीड, जैसे कि वो मून वाला था कि द टाइम टेकन, अब बुक के ऊपर 1 मिनट 20 सेकंड है, लेकिन हमने उसे खुद डिराइव करके 1.3 सेकंड करके करेक्शन करवा दी। सेम फॉर द सिग्निफिकेंट फिगर एंड द सेम फॉर द राउंड ऑफ मेथड, कि उस पर थोड़ा सा टाइम लगता है ना चीज़ों को प्रॉपरली एक बिग क्लेम करने के लिए। तो उस पर मैंने कर रहा हूँ, होपफुली विद इन अ डे और सो उस पर हम फाइनल आर्गुमेंट दे रहे हैं कि 3 है कि 4 है। ओके सर। Okay, if counter clockwise is taken as positive, then anti clockwise will also taken as positive, क्योंकि दोनों एक ही जस्ट ये क्वेश्चन सेंटेंस है जो कि एम्बिग्यूटी क्रिएट करता है, अदरवाइज इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। The value of resistance is this and the value of current is this. Seems to be a difficult calculator type question, but it isn't. पोटेंशियल डिफरेंस भी दे दिया है उसने, हालांकि ये ज़ेबर नहीं आएगा, उसमें कैलकुलेटर के बेस पे लिखा हुआ है। द करेक्ट सिग्निफिकेंट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस, तो रूल ये है कि जब आप चीज़ों को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं ओनली फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, तो जितने सिग्निफिकेंट फिगर कम से कम होते हैं उतने आंसर में होने चाहिए। तो इधर अगर आप देखें तो सिग्निफिकेंट फिगर है 5 और इधर है 3, सो योर आंसर शुड बी इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर, जो कि इस केस में है 35.0 वोल्ट। सम के लिए डिफरेंट रूल है, सम और सब्ट्रैक्शन के लिए डिफरेंट रूल है, फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए डिफरेंट रूल है कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर आपने लिखने हैं। सो यहाँ पे हमारे मल्टीप्लिकेशन के रूल को उसने डिवीजन के रूल को चेक किया है, जो कि ये है कि एट लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर शुड बी योर इन आंसर सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, एक्सप्रेशन ऑफ टाइम इन टर्म्स ऑफ जी, इसका आंसर Hg/c5 है। जस्ट आपने वैल्यू दर्ज करनी है h के यूनिट की, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट उसको आपने 5 टाइम्स मीटर 5 पर सेकंड 5 करके, मैनी थिंग्स विल कैंसल आउट, जब आप उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास टाइम यानी सेकंड बच जाएगा। द रिवर्स प्रोसेस ऑफ वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर इज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, क्योंकि एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हम 2 वेक्टर्स को मिला के एक वेक्टर बनाते हैं, रेजोल्यूशन वेक्टर्स में हम रिवर्स करते हैं, 2 वेक्टर्स को एक वेक्टर को 2 में कन्वर्ट करते हैं, एक्स वाई इन अ प्लेन। डायरेक्शन ऑफ नल वेक्टर सर 9 इज वाला दोबारा बताइएगा। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स हेड टू टेल रूल्स में हम क्या करते हैं, मेन चीज ये है कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन सिंपल नहीं होगी, 2 + 3 और 2 - 3 = -1, वी अप्लाई हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल क्या करता है, एक रिजल्टेंट वेक्टर देता है, तो मतलब 2 वेक्टर्स जो थे वो एक में कन्वर्ट हो गया। अब उसका रिवर्स प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होगा जिसमें एक वेक्टर को हम एक से ज्यादा वेक्टर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, जो कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स होता है, जिसमें हम उसके कंपोनेंट्स बनाते हैं। यानी इट सीम्स के पॉजिटिव ऑफ वेक्टर एडिशन हो सकता है, लेकिन आंसर रेजोल्यूशन है। द डायरेक्शन ऑफ नल वेक्टर की डायरेक्शन फिक्स नहीं होती, आर्बिट्रेरी होती है। सो ऑलवेज का वर्ड जब भी आए आपने पेपर में उसे गौर से देखना है कि ये ऑलवेज पे क्यों जोर दे रहा है, तो क्योंकि कुछ भी हो सकती है, तो इट कैन बी टेकन अलोंग एक्स एक्सिस, बट इट्स नॉट फिक्स के ऑलवेज टेकन अलोंग एक्स एक्सिस। सो लिहाजा यहाँ पे आपका आंसर फिर नन ऑफ दीज आएगा। A force of 4 Newton acts along y axis, so its horizontal component will be 0 Newton, which is not given here. Y की तरफ है तो उसका x component 0 होगा। आप एंगल्स की शक्ल में भी कर सकते हैं, 90 कर लें, cos 90 0 हो जाएगा। When two forces of equal magnitude make an angle of 180 degree with each other, the magnitude of their resistance, so 2 forces हैं equal magnitude की हैं, तो आपको फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था कि फॉर्मूला होता है R = A - B, जो 180 डिग्री एंगल बन रहा हो, इट्स अ सब कैटेगरी ऑफ दैट जनरल फॉर्मूला। तो दोनों सेम फोर्सेस हैं, तो 2 सेम फोर्सेस को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर 0 आएगा, which is again not mentioned here, so it will be none of these. The dimension of frequency is same as that of angular frequency. Frequency की जो dimension है, which is 1/t, it's same as that of angular velocity. The minimum number of unequal vectors whose sum can be equal to 0 are 3,
क्योंकि दो जो भी होंगे वो सम होंगे, तीसरा आप उसका ऑपोजिट ले लेंगे, 2 + 3 5 और एक -5 विल मेक इट 0। द मिनिमम नंबर ऑफ इक्वल वेक्टर्स, तो वो दो होंगे, 5 - 5 = 0 इन एन ऑपोजिट डायरेक्शन। Resultant of two forces 4 and 3 Newton inclined at an angle of 180. Same question before कि R is equal to है A minus B, क्योंकि 180 डिग्री एंगल है तो मिनिमम होगा, तो 4 - 3 will be 1. A second is defined as the duration of vibration of cesium atom. ये आपकी बुक की स्टेटमेंट है जो साइड पे एक बॉक्स दिया होता है, तो cesium atom के साथ हम कंपेयर करके वाइब्रेशन से 1 सेकंड को डिफाइन करते हैं। A body is in equilibrium. Again always make confusion कि बॉडी इक्विलिब्रियम में रेस्ट पे हो सकती है, यूनिफॉर्म मोशन में भी हो सकती है, बट इट्स नॉट फिक्स्ड, इट्स ऑलवेज इन दैट सेंस, सो इट मे बी इन रेस्ट और मे बी इन यूनिफॉर्म मोशन, defined as static equilibrium or dynamic equilibrium. We have three coplanar forces acting on a body to keep in equilibrium, so they have to be in concurrent ताकि वो एक पॉइंट पे अप्लाई हो और उसको फिर वो बैलेंस कर दें। The cross product of two vector is negative when vectors are, तो अगर आप देखें तो साइन थीटा आता है, साइन 0 0 है, साइन 180 0 है, साइन 90 1 है, सो इट किसी भी केस में नेगेटिव नहीं है, सो लिहाजा इसका आंसर नन ऑफ दीज है। An ant on a picnic table travels some distance along 30 centimeter eastward and then 4 centimeter northward and finally 27 centimeter westward. तो मैग्नीट्यूड आपने मालूम करनी है, तो ईस्ट और वेस्ट ऑपोजिट हैं, सो 20 - 27 इसका मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस 4 उसका ऑपोजिट नहीं है, सो जस्ट 4 - 0 और जस्ट 4 स्क्वायर कर लें और इस सारे का आप स्क्वायर रूट एज पर द डिस्टेंस फॉर्मूला डेफिनेशन। जब आप इसको करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3 - 27 which is 9 sorry 3 का स्क्वायर 9 9 + 16 that becomes 25 or square root of 25 is 5, so the answer is 5. 5 centimeter is the distance displacement covered by the ant. Distance ज़ाहिर बात है वो ज़्यादा है। Less precision results in which type of error, क्योंकि precision का ताल्लुक इंस्ट्रूमेंट से है, तो अगर इंस्ट्रूमेंट में मसला है तो it is systematic error. 1 year is equal to 365.25 days, क्योंकि एक साल जो चक्कर है वो 365 दिन और 6 आवर्स में कंप्लीट होता है, सो उसे 0.25 डेज लिख सकते हैं। An experiment is performed 10 times with a stopwatch. The absolute uncertainty of the experiment is equal to the least count. Absolute uncertainty fix है, वो हमेशा least count होगी। तो percentage uncertainty या simple uncertainty जो कि basically उसका combination होगा, वो कुछ भी हो सकती है depend upon the experiment, लेकिन absolute uncertainty is fixed which is equal to least count. A body of mass 50 kilogram is standing in a lift. What happens to the mass of the body when lift is going up and is about to stop at a third floor? तो क्योंकि मुझे पता है कि मैस पे किसी भी चीज़ का कोई इफेक्ट नहीं होता, ना ग्रेविटी का होता है ना एक्सेलरेशन का होता है, सो लिहाजा मैस रिमेन सेम। हाँ, अगर ये क्वेश्चन चैप्टर 4 की तरह होता, वेट और अपेरेंट वेट की बात होती, तो फिर इसका हम आंसर उसके अकॉर्डिंगली दे सकते थे। सो ट्राई उसने यही की है कि आप उसके अकॉर्डिंगली सोचें, लेकिन सोचना आपने जस्ट ये कि मैस रिमेन सेम। वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड इज लेंथ विड्थ हाइट ओवर 3. If a percentage uncertainty of the length is 3%, width 5% and height is 4%, you need to find that percentage uncertainty of the volume. तो percentage uncertainties हमेशा add होती हैं whatever the formula is. Luckily यहाँ पे वैसे ही multiply हैं, तो तीनों को आप add कर दें, 3 + 5 + 4, so it becomes 12 and it has nothing to do with 3. इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है, percentage uncertainty में जो constants है वो नहीं आते, so लिहाजा इसका आंसर none of these होगा क्योंकि वो mention नहीं है। If D is measured to be 10 centimeter and its measurement with the help of an instrument having least count of 0.1 centimeter, determine the percentage uncertainty. Percentage uncertainty का formula है least count divided by the measured value multiply by 100. तो इसका जो आंसर आएगा वो आप जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 100 कैंसिल, को कैलकुलेटर अलाउ नहीं, तो इट विल बी सिंपल, जो बगैर कैलकुलेटर के हो सकते हैं, सो इट विल बी 1% which is not mentioned here, so it has to be none of these. If an astronaut on a moon sent a light signal on Earth which is reflected back to him, after how many time the light signal is received back? तो हमें पता है कि जो लाइट की स्पीड है फ्रॉम
लाइट की स्पीड तो फिक्स है, लेकिन जो टाइम उसे लगता है मून से अर्थ तक वो 1.3 सेकंड है। सो लिहाजा जब वो रिफ्लेक्ट होके वापस जाएगी तो इट हैज टू बी 2.6 सेकंड, व्हिच इज नॉट मेंशन्ड हियर, सो नन ऑफ दिस। डबल हो जाएगा ना। एक्सक्यूज मी सर, जी ये जी 1 मिनट 20 सेकंड्स नहीं है? आप पहले भी कह रहे थे ग्रुप में जी डिस्कस मैं यही मैंने अभी ये कहा कि 1 मिनट 20 सेकंड बुक पे लिखा हुआ है, लेकिन हमने उसे गलत साबित किया काफी डिटेल डिबेट के बाद। और उसमें सिंपल आप उसे कर सकते हैं कि जो डिस्टेंस है बिटवीन मून एंड अर्थ दैट इज 384,000 किलोमीटर। जब आप उसको स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड करेंगे 3 इंटू 10⁸8, तो आपकी वो 8 सिफरें से कट जाएगी और आपके पास 1.3 आ जाएगा। सो वो बुक में मिस्टेक है, 1.29 आएगा जिसे हम 1.3 सेकंड लिख सकते हैं। सो 1.3 प्लस 1.3 विल बी 2.6। मैंने जैसे ये मेंशन किया था कि हमने उसको अगर रॉन्ग डिक्लेयर किया तो वो थोड़ी सी डिबेट के बाद। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये लास्ट क्लास में भी डिस्कस हुआ था कि प्रेशर और करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। एंगुलर वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी पे डिस्कशन ग्रुप में भी हुई थी कि खास एंगल से जब कम आप उसे लेंगे जो कि इंस्टेंटेनियस बनेगा, लम्हाती जो एंगुलर वेलोसिटी है, तो वो आपका वेक्टर होगा। अगर उससे ज्यादा में जाएंगे तो वो आपका कर्व पाथ बन जाएगा। तो ये वैसे भी ये बुक की एफएससी की बुक की स्टेटमेंट है एंगुलर वेलोसिटी के टॉपिक की लास्ट लाइन। स्केयर जो यहाँ तक हमारा एफएससी का पोर्शन था। नाउ द पोर्शन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो जो हमने लेक्चर लिया था ये उसी ही की बेस था। और क्वांटम का क्योंकि देखें एमएससी और बीएस का सिलेबस है बहुत लेंथी, सो इफ यू लाइक टू डू इट मे बी इन अ ईयर, दैट्स नॉट प्रॉपर टाइम एज वेल, कि 1 साल भी शायद कम है क्योंकि जितना सिलेबस होता है। लेकिन पीपीएससी का जो स्टाइल है वो पेपर में क्वेश्चन देते हैं बिल्कुल बेसिक इन अ सब्जेक्ट सेंस। जैसे कि सॉलिड के लास्ट टाइम 3 क्वेश्चन आए, तीनों पहले चैप्टर से थे। क्वांटम का आया बिल्कुल बेसिक सा था। इलेक्ट्रॉनिक्स के आए तो वही मल्टी वाइब्रेटर और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को टच किया गया था। सो इधर भी क्वांटम में आपको जो स्लाइड्स दी जाएंगी, जैसे आज भी ग्रुप में प्रॉब्लम थी कि सर कहाँ से करना है, तो उसमें आपकी जो ड्राइव लिंक है वहाँ पे मटेरियल मौजूद है। वो पहले भी अपडेट कर दिया जाता है, जब क्लास होगी उसके बाद भी वो शेयर कर दिया जाएगा। तो उसको आप गो थ्रू करें। अगर आप कोई एक्स्ट्रा करना चाह रहे हैं तो वो ग्रिफिथ, शंकर, ये मैं बुक मेंशन कर चुका हूँ, आप उसमें से चैप्टर रीड कर लें। कंटेंट के टॉपिक जो आपके ग्रुप की डिस्प्ले पिक है वहाँ पे भी मौजूद है, वहाँ पे प्रॉपरली मेंशन है कि ये 4 टॉपिक्स में से ये टेस्ट आएगा, जो कि पिक्चर्स हैं और रेलिवेंट स्टफ है। सो जस्ट कीप इट सिंपल फॉर अ टाइम बीइंग। 2 माह है, 2 माह हम इसको इसी तरह चलाते हैं। अगर हमें मजीद टाइम मिल जाता है तो हम उसे थोड़ा सा मजीद ऐड कर सकते हैं चीज़ें। सो इन शॉर्ट ये जो हमारा लेक्चर था उसी में से मोटिवेटेड है, वहाँ से ही मोस्टली चीज़ें हैं जो आपको मटेरियल प्रोवाइड किया गया था। सो स्केयर ऑफ अ मैग्नीट्यूड ऑफ वेव फंक्शन इज नोन एज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अगर आप उसका इंटीग्रेशन ले लें देन दैट्स बिकम प्रोबेबिलिटी। In Hilbert space, those vectors which are normalized to unity are known as proper vectors, which normalized to Dirac delta function are known as improper vectors. 32 क्वेश्चन हम लास्ट में करते हैं, ये सेपरेट पिक है तो ये मैं आपको वहां पे इसके सोल्यूशन दिखा देता हूँ। वैसे इसका आंसर स्क्वायर रूट 2 है। जैसे आपने कोस डबल एंगल फॉर्मूला लगाना है साइन स्क्वायर जब भी आए तो। हर्मिशियन कॉन्जुगेट ऑफ मोमेंटम ऑपरेटर इज पी, क्योंकि फिजिकल ऑपरेटर है सो इट हैज टू बी हर्मिशियन। ए का अगर ए के साथ आप आउटर प्रोडक्ट लेते हैं तो वो क्या बनता है, दैट बिकम्स एन ऑपरेटर। इस पे हमने एग्जांपल के साथ मैटलैब में लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि ये ऑपरेटर कैसे बनता है। इट्स अ मैट्रिक्स। हर्मिशियन कॉन्जुगेट ऑफ अ डिफरेंशियल ऑपरेटर इज माइनस डी बाई डी एक्स। ये मैंने लास्ट टाइम आपको साइन किया था और ये बेसिकली मोमेंटम की डेफिनेशन में है कि अगर आप ये माइनस डी बाई डी एक्स नहीं लेते तो मोमेंटम हर्मिशियन नहीं होगा। सो मोमेंटम का हर्मिशियन होना जरूरी है, वन ऑफ द मोस्ट बेसिक फिजिकल क्वांटिटी ऑपरेटर। तो लिहाजा ये माइनस डी बाई डी एक्स के बराबर होगा। An operator whose dagger is equal to inverse of the same operator, so this is a definition कि अगर एक ऑपरेटर है और उसका जो डैगर है वो उसी ऑपरेटर के बराबर ना हो, अगर इसके बराबर होता तो दैट्स अ डेफिनेशन ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर। लेकिन वो कह रहा है उसके बराबर नहीं है, उसके इनवर्स के बराबर, सो दैट्स अ डेफिनेशन ऑफ यूनिटरी ऑपरेटर। ओके, यहाँ पे मैंने एक ऑपरेटर मेंशन किया, प्रोजेक्शन ऑपरेटर। ये हमने किया नहीं है, इसे हम नोट कर सकते हैं। एक तो इसकी बेसिक कंडीशन है कि इट हैज टू बी हर्मिशियन, और एक दूसरी इसकी कंडीशन है कि इसका जो स्केयर है
उसी के बराबर आना चाहिए। अगर किसी ऑपरेटर का डैगर उसी के बराबर हो ओके अगर किसी ऑपरेटर का डैगर उसी के बराबर हो और साथ ही ये कंडीशन हो कि उसका स्केयर भी उसी के बराबर हो, यू कैन थिंक ऑफ एन एनी ऑपरेटर जिसका स्केयर उसी के बराबर हो, तो उसको हम प्रोजेक्शन ऑपरेटर कहते हैं। तो ये एक चीज ऐड आप कर सकते हैं फॉर द फ्यूचर। आगे है कि पी एक्स और एक्स का आपने बताना है कम्यूटेशन। सो एक्स और पी एक्स आपको पता है ओटा एच कट होता है। सर ये क्वेश्चन नंबर 37 में तो मैं माइनस ओटा एच कट ही ढूंढती रही थी, लेकिन वो बाद में पता चला कि आपने ओवर की फॉर्म में लिखा हुआ है। जी जी, ये बेसिकली ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था क्योंकि मेरे पास लिए एच कट लिखना आसान नहीं था इस ऐप में। खैर बाद में मैंने फिगर आउट कर लिया था, लेकिन यहाँ पे चले फिर मैंने कहा कि इसको ऐसे ही रहने देते हैं कि इससे ये फायदा होगा कि आपको एक चीज वाइज हो जाएगी कि एच कट की वैल्यू क्या होती है। सो एच कट की वैल्यू होती है एच ओवर 2 पाई, और ये इसलिए भी कि पेपर में हो सकता है वो माइनस एटा एच और माइनस एटा एच कट दे दे, दो डिफरेंट ऑप्शंस, और आपने उसे गौर से ना देखा हो। सो इसे गुड प्रैक्टिस के चले आपको आइडिया होगा कि ये चीज हम ऐसे लिख सकते हैं। सो इट्स बी ऑपरेटर LZ एंड L square हैव कॉमन सेट ऑफ आइगन फंक्शंस। यहाँ से हमारा जो ईशा की नमाज के बाद क्वांटम की और FSC की एक क्विक रिव्यू है वो इसी बिल्कुल टॉपिक से स्टार्ट होगा। हम पहले यही प्रूव करेंगे LZ एंड L square हैव कॉमन सेट ऑफ आइगन फंक्शंस, और वो क्या आइगन फंक्शन है वो मैं आपको बताऊंगा अभी। ओके, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन कम्यूटिविटी। नॉन कम्यूटेशन अगर हो तो आपके ऑपरेटर्स जो हैं वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, मतलब देयर इज अ ट्रेड ऑफ एन एक्यूरेसी। द ट्रेस ऑफ पॉलीमेट्रिस मैंने आपको 3 बताई थी। ट्रेस से क्या मुराद होता है कि उनके डायगोनल एलिमेंट्स का सम। तो अगर तीनों के आप डायगोनल एलिमेंट्स को सम करें तो वो 0 आता है। इट्स अ वेरी फेमस MCQ अबाउट पॉलीमेट्रिसेस। Polymatrices are the only matrices or one of the few matrices in quantum mechanics जो कि एंटी कम्यूटेशन रूल को फॉलो करती है कि इनको प्रोडक्ट करके सम करेंगे तो आंसर जो है आपका 0 आएगा। ओके, द स्केयर ऑफ अ स्पिन पॉलीमेट्रिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आप तीनों पॉलीमेट्रिस जरूर याद रखिएगा क्योंकि पेपर में उससे रेलिवेंट कोई भी पॉलीमेट्रिस भी पूछ सकता है। तो लिहाजा ये चीज़ें अगर आपको याद हैं सिर्फ पॉलीमेट्रिस, तो इस जैसे क्वेश्चन आप सिंपल साइड पे 1 से आधे मिनट में से सॉल्व करके भी देख सकते हैं क्योंकि मैट्रिसेस और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमें आती है। ये एक आइगन फंक्शन है, तो इसके मतलब इसके ऊपर आप ऑपरेटर अप्लाई कर सकते हैं, और ऑपरेटर आपने कौन सा अप्लाई करना है, मोमेंटम ऑपरेटर। तो मोमेंटम ऑपरेटर है माइनस एटा एच कट d/dx। तो जब आप इस पे डेरिवेटिव लेंगे तो एक्सपोनेंट वैसे ही रहेगा, उसके जो कंपोनेंट है वो आपका 9 एटा बाहर आ जाएगा, एटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, सो इट विल बी 9 एच कट। यहाँ पे 2 पाई नहीं है, यहाँ पे एच कट है। सर अगर लिमिट्स ना दी गई हो तो मतलब आंसर तो 9h कट मतलब इस तरह से आया था कि 0 और 1 लिमिट रखी थी मैंने तो फिर आया था। नहीं तो डेरिवेटिव में तो कोई आपको यानी लिमिट यानी ये बेसिकली इस तरह है कि माइनस आयोटा एच कट, इसे आप एच कट कंसीडर कर सकते हैं d/dx, और यहाँ पे आ जाएगा ई की, यानी आप इंटीग्रेशन नहीं कर रहे ना, कोई इंटीग्रेशन हो तो फिर हम लिमिट यूज करते हैं, तो यहाँ पे कोई इंटीग्रेशन नहीं है। जी सर ठीक है मैं वो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट वाला समझ रही थी। हाँ ठीक अच्छा, है। नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट आपने माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ही लेनी है, लेकिन सर फिर जब हम उससे स्प्लिट करते हैं लिमिट्स में -a to +a फिर हम उसे सॉल्व करते जी हैं वो तो इसलिए वो सॉल्व a करते हैं क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तो ओवरऑल है ना, लेकिन अगर आपसे कोई बॉक्स की बात कर रहा है कि ये एक खास तरह के बॉक्स में मौजूद है पार्टिकल, तो फिर आप उसको ले लेंगे ये -a से, और -a से मुराद है को -1 से 1 हो सकता है, -2 से 2 हो सकता है। तो जनरल वेरिएबल लेने से मुराद है कि आप उसे कोई भी कंसीडर कर सकते हैं। ओके, सो m into v is equal to p is a consequence of Ehrenfest theorem. आइगन वैल्यू ऑफ आइडेंटिटी ऑपरेटर ऐसा ऑपरेटर है जो किसी वेव फंक्शन पे अप्लाई और उसे कोई फर्क ही ना पड़े, सो इट्स आइगन वैल्यू हैज टू बी 1। कंपोनेंट्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम डज नॉट कम्यूट। अगर आप Lx और Ly का कम्यूटेशन रिलेशन निकालें तो वो आता है ओटा एच कट LZ, सो 0 नहीं है, सो इट डजंट कम्यूट।
An operator can be constant of motion only. So ये basically Ehrenfest theorem की definition है. Constant of motion तब कोई चीज होती है जब उसका डेरिवेटिव जीरो के इक्वल हो, और डेरिवेटिव जो है क्वांटम मैकेनिक्स में टाइम डेरिवेटिव वो एरनफेस्ट थ्योरम देता है ऑपरेटर का. तो तो अगर आप डेरिवेटिव लेते हैं टाइम डेरिवेटिव ऑपरेटर का, तो आप फॉर्मूला रिमाइंडर करें अगर एरनफेस्ट का, तो उसमें पहले क्या होता है, पार्शियल ए ओवर पार्शियल टी. The operator does not depend upon time explicitly, so वो टर्म जीरो होगी. दूसरी टर्म होती है एच और ए का कम्यूटेशन, तो ये चीज जीरो होगी. सो लिहाजा दोनों होंगे तो आपके पास जो भी ऑपरेटर है वो कांस्टेंट ऑफ मोशन हो सकता है इन दैट केस. तो कोई भी ऑपरेटर आपको जस्ट जनरल कोई भी कह दे कांस्टेंट ऑफ मोशन की बात हो, तो ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होना जरूरी है अकॉर्डिंग टू एरनफेस्ट थ्योरम. द क्रोनिकल डेल्टा इज बेसिकली जीरो जब m नॉट इक्वल टू n हो. लेकिन मैंने थोड़ा सा जस्ट क्योंकि पीपीएससी में भी ऐसे ही होता है कि मैंने उसको इक्वल नॉट इक्वल टू को ग्रेटर देन लिखे. सो ग्रेटर देन आल्सो मीन के नॉट इक्वल टू n ना, उसमें कोई मसला नहीं है. हाँ, जैसा किसी ने पूछा कि सर अगर लेस देन n भी आ जाए और नॉन इक्वल टू भी आ जाए, तो फिर उसका मतलब है आपको 1 ग्रेस मार्क्स मिल जाएगा क्योंकि एक से ज्यादा आंसर है. m ग्रेटर देन n इज इक्वल टू m नॉट इक्वल टू n. Hermitian operator for simple harmonic oscillator is ये p square over 2m simple kinetic energy का फॉर्मूला है, और सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी हमें पता है हाफ के एक्स स्क्वायर होती है. एफएससी चैप्टर 7 में भी हम पढ़ते हैं. आइगन वैल्यू फॉर हर्मिटियन ऑपरेटर आर रियल. फॉर नॉन हर्मिटियन ऑपरेटर आइगन वैल्यूज आर ऑलवेज, यानी ऊपर जैसे हमने कहा आइगन वैल्यूज ऑफ हर्मिटियन ऑपरेटर्स आर रियल, इट डजंट मीन कि नॉन हर्मिटियन की वैल्यू जो है वो कॉम्प्लेक्स होंगी. हो सकती हैं, नहीं भी हो सकती. जैसे लास्ट टाइम मैंने मैटलैब पे आपको जो एग्जांपल सोल्व कराई थी, अगर किसी ने नोट किया हो, तो नॉन हर्मिटियन ऑपरेटर था लेकिन उसकी आइगन वैल्यूज कॉम्प्लेक्स नहीं थी, वो रियल थी. सो लिहाजा ये आंसर नहीं है. सो आइगन फंक्शंस कैन नॉट नॉर्मलाइज टू यूनिटी. कैन नॉट से मुराद यही है कि उसको हम नॉर्मलाइज नहीं कर सकते. वो हम कर सकते हैं, जैसे उसका इनर प्रोडक्ट लें, जो भी आएगा हम नॉर्मलाइज कर लेंगे. वो यूजलेस है, ये यूजफुल है, दैट्स अनदर थिंग, लेकिन नॉर्मलाइज हम कर सकते हैं. सो लेकिन ऑर्थोगोनल नहीं होंगे, क्योंकि जब हम उन दोनों को जो आइगन फंक्शन निकाले हैं उनको जब हम प्रोडक्ट लेंगे तो वो ऑर्थोगोनल नहीं होंगे. यही हमने बेसिकली एक एक्टिविटी मैटलैब में की थी. एक मैट्रिक्स ली थी क्योंकि नॉन हर्मिटियन थी, उसके हमने आइगन फंक्शन निकाले, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो आंसर जीरो नहीं आया था. तो जहां से हमने बेसिकली कंक्लूड किया था कि हर्मिटियन ऑपरेटर होना जरूरी क्यों है, क्योंकि फिर ही आइगन फंक्शन ऑर्थोगोनल होंगे और आपकी जो बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स है वो वर्कआउट करेगी. Okay, so this concludes our this discussion. Just let me share it again. तो ये आपका वो a sin 2 pi x वाले का नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकालने का वे है कि जस्ट ये लिमिट्स आपकी हैं, वही a स्क्वायर बाहर आ जाएगा, sin स्क्वायर 2 pi x sin 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा ओवर 2 cos डबल एंगल आइडेंटिटी फार्मूला. इट्स अ सिंपल रूल फॉर इंटीग्रेशन. जब भी साइंस के या कोस के आ जाए तो आपने कोस थीटा वाला फॉर्मूला लगाना है. उसको आप इसके अंदर इनपुट करेंगे, लिमिट सर्च करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, जिसको आप 1 के इक्वल रखेंगे और थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो a इज इक्वल टू √2 आ जाएगा. सर इसमें लिमिट्स क्या पुट करेंगे? लिमिट्स आप माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और उसको क्योंकि आपके पास इवन फंक्शन आएगा तो आप इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं. इवन फंक्शन की ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर इन लिमिट सेम है और आपके पास इवन फंक्शन है तो आप लिमिट 0 से इन्फिनिटी कर सकते हैं और बाय √2 सिंपल 2 ले आएंगे. जैसे ये 2 बाहर आया हुआ है तो आई थिंक ये इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी लगाई है. ऑड फंक्शन क्या होता है कि अगर आपके पास ऑड फंक्शन है यानी -x दर्ज कर दे और आपका फंक्शन चेंज हो जाए तो वो डायरेक्ट 0 आ जाता है, उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती इंटीग्रेशन में. कोस इवन फंक्शन है. बाकी इसको कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो हम ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं. हैंड रिटन. ओके, so that's it for discussion.